क्या आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे? बीत चुके साल दोबारा देखेंगे? तो आइए चलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में। मैं सोनाली बेंद्रे जी न्यूज पर लेके आ रही हूँ टाइम मशीन एट 75। थैंक यू सोनाली बेंद्रे और आपके साथ मैं हूँ अदिति त्यागी। जी न्यूज आज से आपको वक्त के अनोखे सफर पर ले जा रहा है। ये है टाइम मशीन जहां बीता कल दोबारा जिंदा होगा। इतिहास के पीले पड़ चुके पन्ने खुलेंगे और उसमें से अनगिनत किरदार आपके सामने दिखेंगे। जो वक्त गुजर चुका है उसे आप दोबारा घटते हुए देखेंगे। आपके सामने तस्वीरें बनेंगी, बिगड़ेंगी, दिन, महीने और साल बीतेंगे। हिस्ट्री जैसे दोबारा लिखी जाएगी। मुमकिन है टाइम मशीन में आप भारत के विभाजन की दर्दनाक तस्वीरें देखेंगे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का झगड़ा महसूस कर पाएंगे। किशोर कुमार की पहली फिल्म का गीत भी आप सुनेंगे। आप देखेंगे किसने नक्शे पर चाकू रखकर भारत के दो टुकड़े कर दिए। इमरजेंसी के दौर में पुलिस के डंडे किस पर चले। ऐसी सैकड़ों हजारों ब्लैक एंड व्हाइट घटनाएं ट्रेन के डिब्बों की तरह आपके सामने से धड़धड़ाते हुए निकल जाएंगी। आजादी के 75 साल पर हर साल की ऐसी 10 कहानियां आज से, ध्यान से सुनिएगा, आज से अगले 75 दिनों तक टाइम मशीन में आपको दिखने जा रहे हैं। सो टाइम मशीन से चलते हैं 1947, यानी वो साल जब हमारा भारत हुआ था आजाद। 15 अगस्त 1947 भारत विभाजित हो गया। कल तक एक, मगर उस दिन दो देशों में बंट गया। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच उस दिन कोई सीमा रेखा नहीं थी। बस इतना पता था कि कौन सा शहर किस मुल्क के खाते में गया। और जिस इंसान ने दोनों देशों को बांटा वो पहले कभी भारत आया ही नहीं था। भारत के दो टुकड़े करने के लिए ब्रिटेन से अचानक सिरिल रैडक्लिफ नाम के शख्स को बुलाया गया। रैडक्लिफ ना तो पहले कभी भारत आए थे, ना उन्हें यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और लोगों की जानकारी थी। इस जीते जागते मुल्क को उन्होंने नक्शा खोलकर दो हिस्सों में बांटा। उन्हें ये तक पता नहीं था कि नक्शे पर पंजाब कहाँ है और बंगाल कहाँ। नक्शे पर छुरी चलाने वाले उन्हीं रैडक्लिफ के नाम पर 17 अगस्त 1947 यानी आजादी मिलने के तीसरे दिन भारत पाकिस्तान की विभाजन रेखा या बॉर्डर का नाम रैडक्लिफ लाइन पड़ा। सीरियल रैडक्लिफ बंटवारे के बाद काफी विचलित रहे, क्योंकि देश में हिंसा शुरू हो चुकी थी। वो तुरंत ही ब्रिटेन लौट गए और कभी वापस नहीं लौटे। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद जरूर हो गया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त भारत का कोई राष्ट्रगान नहीं था। जी हां, 16 अगस्त 1947 को जब पहली बार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था, तब राष्ट्रगान नहीं गाया गया था। वर्तमान राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने साल 1911 में ही लिख दिया था, लेकिन तब तक इसे राष्ट्रगान का दर्जा नहीं मिला था। 1950 में जन गण मन राष्ट्रगान बना और इसे तिरंगा फहराने के बाद सम्मान में गाया जाने लगा। स्वतंत्र भारत की घोषणा करने के 2 दिन बाद से ही, यानी 17 अगस्त 1947 से ब्रिटिश आर्मी ने भारत छोड़ना शुरू कर दिया। ब्रिटिश आर्मी की 2nd बटालियन, द रॉयल नॉर्फॉक रेजिमेंट, अपनी सेना के साथ सबसे पहले भारत से इंग्लैंड रवाना हुई। उससे ठीक 2 दिन पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल क्लाउड ओचिनलेक ने एक अपना आखिरी संदेश भेजा। एक लाइन का वो आदेश इंडियन आर्मी के नाम से ही लिखा गया था। उसमें लिखा था, इंडियन आर्मी के आदेश आज से निरस्त हो जाएंगे। ये इंडियन आर्मी का आखिरी आदेश है। इसी आदेश के आने के बाद से ही ब्रिटिश आर्मी की जगह ले ली भारतीय फौज ने।
1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ये बात तो हर कोई जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मौजूद 4 लाख सैनिकों का बंटवारा कैसे हुआ था? भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कुल मिलाकर 4 लाख भारतीय सैनिक थे। लेकिन जब 17 अगस्त 1947 के दिन सेनाएं बटी तो 2,60,000 हिंदू व सिख सैनिक भारतीय सेना में भेजे गए। तो वहीं 1,40,000 मुस्लिम सैनिकों ने पाकिस्तान को चुना और बाकी जो ब्रिटिश आर्मी थी वो इंग्लैंड की तरफ रवाना हो गई। पंद्रह अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो देश में बदलाव का दौर भी शुरू हो गया। आजादी मिलने के बाद स्वतंत्र भारत की सरकार ने अपना पहला डाक टिकट 21 नवंबर को जारी किया, जिसकी कीमत 3.5 आने तय की गई। जय हिंद के नाम से जारी इस डाक टिकट पर बीचों बीच लहराते हुए तिरंगे की तस्वीर बनी थी, जबकि बाईं ओर अंग्रेजी में इसकी कीमत लिखी थी, जो कि 3.5 आने थी। तिरंगे के ठीक नीचे इंडिया लिखा था और तिरंगे के बगल में 15 अगस्त 1947 लिखा हुआ था। ये डाक टिकट कहने को नीले रंग का एक कागज का छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन ये इतिहास के पन्नों पर स्वतंत्र भारत का पहला हस्ताक्षर था, जो सारी दुनिया के सामने भारत की विजय पताका को लहरा रहा था। इसके अलावा डाक विभाग ने 2 और डाक टिकट 15 दिसंबर 1947 को जारी किए, जिसमें से एक पर अशोक स्तंभ और दूसरे में हवाई जहाज बना था। देश में आजादी के वक्त एक समय ऐसा आया जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच काफी गर्मागर्मी हुई थी, और ये बात शायद ही आप जानते होंगे। दरअसल राम मनोहर लोहिया की पुस्तक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन में दावा किया गया है कि नेहरू और महात्मा गांधी के बीच विभाजन के मुद्दे पर असहमति थी। दोनों के बीच 14 जून 1947 को कांग्रेस समिति की बैठक में इतनी गर्मागर्मी हुई थी कि गांधी बैठक छोड़कर चले गए थे। राम मनोहर लोहिया इस बैठक में मौजूद थे। उनका कहना था गांधी को मनाकर वापस लाया गया। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर आज गुजरात टूरिज्म का एक विश्व विख्यात केंद्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश स्वतंत्र भारत की सरकार के पहले कुछ आदेशों में एक था? भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने 1947 में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का आदेश दिया था। आजाद भारत के लिए जरूरी था कि इस मंदिर को अपनी भव्यता दोबारा दिलवाई जाए। इसी के लिए सरदार पटेल ने खुद समुद्र का जल अपने हाथ में लेकर ये निश्चय किया। दर्जनों बार तोड़े गए सोमनाथ मंदिर की कायाकल्प बदलने का आदेश दिया। चौदह अगस्त को मध्य रात्रि को देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 से सब लोग जश्न में डूब गए। लेकिन उसी वक्त मशहूर सिंगर एक्टर किशोर कुमार की शहनाई भी देश में गूंजने लगी। 15 अगस्त 1947 का दिन शुक्रवार का था और उसी दिन किशोर कुमार की नई फिल्म शहनाई रिलीज हुई थी। खास बात यह है कि आजादी के दिन रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। उन्नीस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और जवाहरलाल नेहरू के बीच आपसी अनबन काफी बढ़ गई थी। दिसंबर 1947 में नेहरू ने संघ को एक ऐसी निजी सेना बता दिया जो नाजियों के पदचिन्हों पर पूरी तरह चल रही है। लेकिन संघ को लेकर महात्मा गांधी की भावनाएं मिली जुली थीं। इसका प्रमाण दिल्ली में सितंबर 1947 में संघ के कैंप में गांधी जी के भाषण से पता चलता है। उन्होंने कहा था,
मैंने सुना है कि मुसलमानों के प्रति हिंसा के लिए ये संगठन जिम्मेदार है। संघ को संगठित और अच्छी अनुशासित इकाई बताते हुए गांधी जी ने आगे कहा था कि इसकी ताकत भारत के हित में अथवा इसके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। पृथ्वी पर हर समय कहीं ना कहीं सूरज उग रहा होता है तो कहीं सूरज डूब रहा होता है। पृथ्वी के लिए अलग अलग टाइम जोन्स हैं। इन मानकों के लिए पृथ्वी को पूरब और पश्चिम से लेकर गोलाई में 24 घंटों में बांटा गया है। इनके आधार पर दुनिया के देश अपना मानक समय चुनते हैं। 1884 में ब्रिटिश राज के दौरान भारत में दो समय क्षेत्र यानी टाइम जोन्स हुआ करते थे, बॉम्बे टाइम और कलकत्ता टाइम। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था तो उसने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST अपनाया। ब्रिटिश गुलामी की जंजीरों से बाहर निकले भारत ने 1 सितंबर 1947 के दिन अपना मानक समय चुना। UTC से 5.5 घंटे आगे भारत का आधिकारिक समय 1 सितंबर 1947 को घोषित किया गया। UTC का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। हम UTC से 5 घंटे और 30 मिनट आगे हैं। वर्तमान को समझना है तो इतिहास को जानना भी आपके लिए ज़रूरी है, और इसीलिए आज हमने आपको दिखाया कि देश कैसे आज़ाद हो चुका था। टाइम मशीन में आज आपने सफ़र किया 75 साल पहले के भारत का, 1947 का, और देखी उस दौर की 10 अनसुनी कहानियाँ। कल इसी वक्त पर टाइम मशीन में हम चलेंगे 1948 में, वो साल जब आज़ाद भारत को 1 साल हो चुका था। स्वतंत्र भारत की अनोखी 10 कहानियां आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल शाम 6:30 बजे जी न्यूज पर आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए टाइम मशीन में नमस्कार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.